हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग प्रिंसिपल्स देखेंगे यूएनओ के। प्रिंसिपल्स या उसके सिद्धांत क्या है। सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? किसी भी चीज़ के सिद्धांत क्या होते हैं? वो आधार होते हैं या वो नियम होते हैं जिन पर वो बेस्ड होता है। बेस्ड होने का मतलब है जैसे कि यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो किन नियमों पर अपना काम करता है, किन आधारों पर, किन नियमों पर वो अपना काम करता है, उसे उसके सिद्धांत या फिर उसके प्रिंसिपल्स कहा जाता है। तो जो चार्टर है यूएनओ का, उसके आर्टिकल्स 2, दूसरे आर्टिकल 2 में जो क्या बोलेंगे आप, अनुच्छेद 2 में इसके बारे में बताया गया। तो हम देखेंगे कि यह किन किन सिद्धांतों पर काम करता है। फर्स्ट जो है आर्टिकल 2 पैरा 1 जो है वो है द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी। ये कह रहे हैं कि प्रभुत्व संपन्न समानता का सिद्धांत है इसका। ये प्रभुत्व संपन्न समानता के सिद्धांत पर काम करता है। क्या समझ में आता है? प्रभुत्व संपन्न समानता का मतलब है कि हर इसका सदस्य, जो इसके अलग अलग स्टेट हैं, इसके जो मेंबर हैं इसके, वो प्रभुत्वता वो उन्हें समान माना जाता है। मतलब उनमें जो सॉवरेनिटी, इक्वल सॉवरेनिटी पर बेस्ड है ये। कि मतलब ये हुआ कि भले ही कोई देश बहुत बड़ा है, उसके पास रिसोर्सेज कितने भी हैं, कितने भी उसके पास संसाधन हैं, और कोई देश कितना भी छोटा है और उसके पास संसाधन भी कम है, फिर भी उसे उन दोनों को वहाँ बराबर माना जाएगा। तो सुनिए, आर्टिकल 2 पैरा 1 lays down that UN is based on the sovereign equality of all its member। सभी इसके मेंबर सॉवरेन इक्वालिटी के आधार पर ये काम करता है कि उन्हें समान मानता है। भले ही वो कितने भी बड़े, कितने भी छोटे हों, उनको समान माना जाता है। सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड रिसोर्सेज। और उसका कितना भी बड़ा साइज हो, कितना भी छोटा हो, वो रिसोर्सेज में रिच है या नहीं है रिच, तब भी उसे इक्वल माना जाता है। वैसे ये प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। मतलब बुक्स में तो ये है कि सभी राष्ट्रों को समान प्रभुत्व वाला माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली सुरक्षा परिषद के जो इसका जो सेकंड ऑर्गन हम देखेंगे, फर्स्ट इज महासभा या जनरल असेंबली, और सेकंड इसका सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल इसका जो ऑर्गन है। जब हम उसको देखेंगे तो उसमें जो उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, उन्हें जो स्पेशल पावर्स दी गई हैं, उनके आधार पर हम ये प्रैक्टिकली ये कह सकते हैं कि जैसे उनको वीटो का अधिकार, जो निषेधाधिकार का अधिकार दिया गया है, उसके आधार पर उनको बहुत वाइटल पावर्स उनकी हो जाती हैं। तो तब ये नहीं माना जा सकता कि ये सबको इक्वल माना गया है, लेकिन फिर भी लिटरली जो लिखा गया है आर्टिकल 2 पैरा 1 में, वो मैं आपको बताऊंगी कि इस यहाँ पर सभी को प्रभुत्व संपन्नता, मतलब सॉवरेन इक्वालिटी के आधार पर ये काम करता है कि सभी को समान मानता है। तो जब हम वीटो या सब कुछ देखेंगे आगे सुरक्षा परिषद, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो इसका प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। तो ये कहते हैं कि बाध्यताओं के पालन का सिद्धांत। आर्टिकल 2 पैरा 2, आर्टिकल 2 का पैरा 2 ये कहता है कि जो सदस्य राष्ट्र हैं स्वयं के द्वारा ग्रहण की गई बाध्यताओं को सद्भाव पूर्वक पूरा करेंगे। स्वयं के द्वारा ग्रहण की गई बाध्यताएं का क्या मतलब है? जब आप यूएनओ के मेंबर बनते हैं तो उनके जो रूल रेगुलेशंस हैं वो यू हैव टू फॉलो। मतलब आपको उन रूल रेगुलेशंस को गुड फेथ में, मतलब सद्भावना पूर्वक आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ऑल द मेंबर्स शैल फुलफिल द ऑब्लिगेशन अज्यूम्ड बाय देम इन गुड फेथ। उनको गुड फेथ में उसको मानना पड़ता है। उसके बाद आ जाइए, थर्ड जो है द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, आर्टिकल 2 पैरा 3। ये आपके लिए जो इसका प्रिंसिपल है थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ऑल ओवर राजस्थान के लॉ कॉलेजेस की जो यूनिवर्सिटी है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, उसका जो सिलेबस है उसमें सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक ही पूरा इस पर बेस्ड है। मतलब सेकेंड यूनिट में एक पूरा टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके थर्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड है, आर्टिकल 2 पैरा 3। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, तो आपका वो आंसर अगर आ गया क्वेश्चन तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सुनिए, द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का क्या मतलब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे का सिद्धांत। इसका मतलब है कि कोई भी अगर विवाद होगा तो यहाँ ये माना जाता है, ये इस आधार पर बेस्ड है यूएनओ, कि उसका शांतिपूर्ण निपटारा होगा। तो सुनिए, आर्टिकल 2 पैरा 3
lays down that all members, सभी इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, all members shall settle their international disputes by peaceful means. पीसफुल मीन्स मतलब तरीके, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण। तो वो अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण रूप से निपटाएंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। एंड इन सच अ मैनर दैट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड जस्टिस आर नॉट एंडेंजर्ड, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय को किसी भी तरीके का खतरा ना हो, इस तरीके से वो अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाएंगे। ये कहता है यूएनओ चार्टर का आर्टिकल 2 पैरा 3 कहता है सभी राज्यों के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए वो दायित्वाधीन है, कि उनकी वो ड्यूटी है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से उसे निभाएं, जिसके तहत वे बल प्रयोग के बिना विभिन्न तरीकों, ऐसे कई तरीके बताए गए हैं कि बिना बल प्रयोग के वो ऐसे कुछ तरीके बताए गए हैं जिसके द्वारा वो अपने झगड़ों को निपटा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो इन्होंने बताया दैट इज नेगोशिएशन। मैं आपकी बाद में इसमें लिख दूंगी। नेगोशिएशन बातचीत जिसको कहा गया है, नेगोशिएशन बातचीत फर्स्ट। और सेकेंड इसमें बताया गया है मध्यस्थता, जिसको आप कहेंगे मीडिएशन। इसको डिटेल में अभी मैं बताऊंगी। तो ये कुछ तरीके बताए गए हैं जो कि उनके अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए बताए गए हैं। तो फर्स्ट इज नेगोशिएशन, सेकंड इज मीडिएशन, थर्ड इसमें बताया गया है आर्बिट्रेशन, जिसको पंच निर्णय कहते हैं, अभी मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगी। और फोर्थ जो तरीका बताया गया है वो न्यायिक समाधान बताए गए हैं, जिसमें आपको दो मैं बताऊंगी। जुडिशियल सेटलमेंट, जो दो तरीके के होते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि इन तरीकों से जो झगड़े होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं, उनको इन तरीकों से हम शांतिपूर्ण रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सब का उपयोग करके मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। इन तरीकों को यूएनओ के चार्टर के चैप्टर 6 अध्याय 6 में, यूएनओ का जो चार्टर है उसके अध्याय 6 में इन तरीकों को बताया गया है और उसमें उनको रेखांकित किया गया, आउटलाइन किया गया है। इनका एम है कि डिस्प्यूट्स के लिए नॉन वायलेंट ऑल्टरनेटिव्स दिए जा सके, कि ऐसे उपाय दिए जा सके जो नॉन वायलेंट है, जो शांतिपूर्ण तरीके से किसी झगड़े को निपटा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप बता देंगे क्योंकि आपका फुल क्वेश्चन आ सकता है इस पर। तो नेगोशिएशन से आपका क्या मतलब, क्या समझाएंगे आप? बातचीत करना होता है नेगोशिएशन। डायरेक्ट डिस्कशंस बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व टू फाइंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। क्या समझ में आया कि जो बातचीत होती है उसमें डायरेक्ट डिस्कशंस होते हैं, आमने सामने बातचीत होती है, जिससे बिटवीन द पार्टीज, जो पक्षकार हैं जिनमें झगड़ा है, वो डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं जिससे कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकल जाए। ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे उपाय निकाले जा सकें जो कि दोनों को एक्सेप्टेबल हो, दोनों जिसे स्वीकार करें। तो ये बातचीत या नेगोशिएशन, इसका फर्स्ट उन्होंने एक तरीका बताया, मीन बताया, तो उससे जिससे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा हो सकता है। और इसमें सेकंड ये बता रहे हैं मीडिएशन। मीडिएशन या जिसको आप कहेंगे मध्यस्थता कह सकते हैं। ये क्या है, इसमें क्या करते हैं, अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी, एक जो ऐसी थर्ड पार्टी को इसमें लाया जाता है जो कि दोनों की तरफ नहीं होती, मतलब जो न्यूट्रल होती है, जो बायस्ड नहीं होती। बायस्ड का मतलब होता है एक पक्षीय, किसी एक पक्ष की तरफ नहीं होती, जो न्यूट्रल होती है, दोनों को बराबर समझती है। तो ऐसी एक सुनिए, अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन डिस्कशन। ऐसी एक पार्टी जो किसी की भी तरफ नहीं होती है, जो न्यूट्रल होती है, वो डिस्कशन करती है इसमें, हेल्पिंग टू फैसिलिटेट सेटलमेंट विदाउट एनी बाइंडिंग अथॉरिटी। वो जो थर्ड पार्टी होती है, जो बायस्ड नहीं है, जो किसी का पक्ष नहीं लेती है, जो न्यूट्रल होती है, वो बाध्यकारी प्रभाव के बिना समझौता कराने में मदद करती है। तो वो फैसिलिटी देती है, फैसिलिटेट करती है या एक मदद करती है जिससे कि उनके झगड़े को निपटाया जा सके, जो कि बायस्ड नहीं होती, जो कि किसी के पक्ष में नहीं होती, न्यूट्रल होती है। बट ये बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता, मतलब ये ज़रूरी नहीं होता पक्षकारों के लिए कि वो उसे मानने को बाध्य हैं, वो उसको मदद कर सकती है कि वो माने या नहीं माने। तो थर्ड इसमें आपका जो तरीका है जिस शांतिपूर्ण निपटारे के लिए, उसको कंसिलिएशन आप कह सकते हैं। कंसिलिएशन
मैं अभी इसमें लिख दूंगी। कंसिलिएशन का मतलब होता है सुलह कराना या समझौता करा देना। तो सुनिए, अ मोर फॉर्मल प्रोसेस वेयर अ कमीशन ऑफ इम्पार्शियल इंडिविजुअल्स मे इन्वेस्टिगेट द डिस्प्यूट एंड प्रपोज सॉल्यूशंस फॉर द पार्टीज टू कंसिडर। क्या समझ में आया? ये इसमें एक सुलह या समझौता करने के लिए किसी को बिठाया जाता है। एक औपचारिक प्रक्रिया है ये, जिसमें निष्पक्ष व्यक्तियों का एक आयोग या एक कमीशन बना दिया जाता है, निष्पक्ष का, जो किसी की तरफ नहीं होते, निष्पक्ष व्यक्तियों का एक आयोग बना दिया जाता है, कमीशन बना दिया जाता है, जो विवाद की जांच करता है, समाधान बताता है, जिस पर कि वो विचार कर सकते हैं। मतलब ये भी बाउंड नहीं कर सकता उन्हें सॉरी, एक मदद करने के लिए एक समाधान बताता है, जिस पर कि पक्षकार आपस में मतलब उसको कंसिडर कर सकते हैं, उसको मान भी सकते हैं और उस पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद जो कानूनी साधन बताए गए हैं, जो लीगल मीन्स बताए गए हैं, जो कि बाउंड होते हैं, पक्षकार अगर लीगल मीन्स को अपनाते हैं, जो कि मैं आपको दो बताती हूँ किस तरीके के होते हैं। अगर लीगल मीन्स अपनाए जाते हैं, मीन्स का मतलब होता है तरीके, विधिक तरीके, अगर विधिक तरीके अपनाए जाते हैं तो उनके जो भी परिणाम होते हैं वो पक्षों को मानने पड़ते हैं, वो बाउंड हो जाते हैं उनसे और उनको वो मानने ही पड़ते हैं। इट मीन्स वो बाध्यकारी होते हैं उन पर, जो कि फर्स्ट इज आर्बिट्रेशन, जिसको फर्स्ट आप आर्बिट्रेशन कहेंगे उसको, इसको भी एक तरीके से मध्यस्थता ही कह सकते हैं। आर्बिट्रेशन का में क्या होता है, पार्टीज अग्री हो जाती हैं, पार्टीज आर एग्री टू सबमिट देयर डिस्प्यूट्स टू एन इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर। किसी एक मध्यस्थ को, किसी एक आर्बिट्रेटर को अपना जो डिस्प्यूट है वो सबमिट कर देती हैं, उसको देती हैं, और किसी ट्रिब्यूनल को भी दे सकती हैं, किसी अधिकरण को भी देती हैं वो। तो सुनिए, parties agree to submit their disputes to an impartial arbitrator or tribunal and are bound by the decision। और उनसे अगर वो डिसीजन देता है तो उससे वो बाउंड होते हैं। known as an arbitral award, जिसे कि पंचाट कहा जाता है। हिंदी में भी आपको बताती हूँ, मध्यस्थता करना, आर्बिट्रेशन को मध्यस्थता करना ही कहा जाता है। मध्यस्थता करना जो है, क्या है ये, पक्षकार अपने विवाद एक निष्पक्ष मध्यस्थ या न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सहमत होते हैं और उसको दे देते हैं, और उसके निर्णय से वो बाउंड होते हैं, उसको मानना पड़ता है, और जिसे मध्यस्थता पंचाट के रूप में जाना जाता है, उसे आर्बिट्रल अवार्ड कहा जाता है या मध्यस्थता पंचाट कहा जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये एक तरीके का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का ऑल्टरनेट दिया जाता है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसे आप ADR कहते हैं। ADR आपने बहुत सुना होगा, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है एक तरीके का, ये एक है फॉर्म है उसका, दैट इज टिपिकली मोर फ्लैक्सिबल, फास्टर एंड लेस फॉर्मल दैन ट्रेडिशनल लिटिगेशन। ये जो पंचाट जो ये देते हैं, या एक आर्बिट्रेटर को हम मतलब जो देश होते हैं जिनमें कोई विवाद होता है, वो अगर किसी आर्बिट्रेटर को अपना विवाद सौंपते हैं, तो ये एक वैकल्पिक विवाद समाधान, इसको बोलेंगे ADR, जिसको आप बोलेंगे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, या इसको हिंदी में वैकल्पिक विवाद समाधान बोला गया है, जो कि एक ऐसा रूप है जो पारस्परिक मुकदमेबाजी की तुलना में, जो टिपिकल लिटिगेशन होती है, जो पारंपरिक मुकदमेबाजी होती है, उससे बहुत एक फ्लेक्सिबल होता है, बहुत एक इजी एक होता है, और बहुत फास्टर, मतलब बहुत जल्द इससे आपको एक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये दिस इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेशन के माध्यम से आप एक कानूनी जो साधन है उससे आप अपने विवादों को निपटा सकते हैं। और जो साधन है कानूनी, उसको आप कहेंगे जुडिशियल सेटलमेंट। ये है जुडिशियल सेटलमेंट। सुनिए, डिस्प्यूट्स आर रिसॉल्व्ड थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। ये इसमें जो विवाद हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा या किसी ट्रिब्यूनल या अधिकरण के द्वारा सुलझाए जाते हैं। सच एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जो थर्ड ऑर्गन है इसका UNO का, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे
जिसे कहा जाता है कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ जिसको कहा जाता है। तो द कोर्ट्स डिसीजन इज फाइनल। अगर इसको दिया जाता है, अपना विवाद दिया जाता है दोनों पक्षकारों के द्वारा या किसी भी पक्षकार के द्वारा, तो ये बाइंड होता है, मतलब बाउंड हो जाते हैं वो इसके डिसीजन से, उनको मानना ही पड़ता है। सुनिए, द कोर्ट्स डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज फॉर देयर स्पेसिफिक डिस्प्यूट। तो ये जो दो कानूनी समाधान दिए गए हैं, इनसे पक्षकार बाउंड होते हैं और उनको ये मानने ही पड़ते हैं। तो ये जो थर्ड हमने देखा, द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, कि किन किन तरीकों से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इसको आप अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि आपके जो आपका सिलेबस है उसमें इसको दिया गया है, मतलब डिटेल में आप थोड़ा करके जाना। उसके बाद आ जाइए, इसका जो सिद्धांत हम कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, फोर्थ, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन यूज ऑफ फोर्स, आर्टिकल 2 पैरा 4, बल प्रयोग न करने का सिद्धांत। चार्टर अंडर आर्टिकल 2 पैरा 4 लेज डाउन दैट ऑल मेंबर्स, जो सारे इसके सदस्य राष्ट्र हैं, शेल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन द यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट ऑफ फोर्स, कि वो जो मेंबर स्टेट्स हैं वो बल का प्रयोग नहीं करेंगे, और थ्रेट ऑफ फोर्स का मतलब, थ्रेट का मतलब होता है भय या डर। तो ये कह रहे हैं कि फोर्स को या बल को यूज भी नहीं करेंगे, और फोर्स यूज करने की, बल को यूज करने की धमकी भी नहीं देंगे, थ्रेट भी नहीं देंगे। किसके लिए नहीं देंगे? अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ये कह रहे हैं कि जो सदस्य राष्ट्र हैं वो किसी भी देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या होती है? प्रादेशिक अखंडता। जैसे इंडिया का प्रदेश या बॉर्डर जो है उसकी अखंडता रहेगी, मतलब कोई भी दूसरा देश उसको खंडित नहीं करेगा। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, क्षेत्रीय अखंडता रहेगी। क्षेत्रीय कैसे समझाऊं आपको, कि क्षेत्र, किसी के भी क्षेत्र को खंडित नहीं किया जाएगा। इसके लिए कोई फोर्स को यूज करने की, बल को यूज भी नहीं करेगा और बल को यूज करने की धमकी भी नहीं देगा। क्षेत्रीय अखंडता में और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, राजनीतिक स्वतंत्रता रहेगी हर देश को। और कोई राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या समझते हैं? कि कोई भी देश किसी भी तरीके से अपनी सरकार चला सकता है, भले ही वो प्रेसिडेंशियल शिप हो, मतलब वो संसदीय तरीके से चलाए या अध्यक्ष तरीके से चलाए, किसी भी तरीके से वो चलाए अपने स्टेट में, वो किसी भी तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता रहेगी, उसे पॉलिटिकल फ्रीडम रहेगी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहेगी। और इसके लिए कोई भी देश बल प्रयोग नहीं करेगा और बल प्रयोग करने की थ्रेट, मतलब धमकी भी नहीं देगा। तो दिस इज फोर्थ आपका प्रिंसिपल, जिस पर बेस्ड है यूएनओ। उसके बाद आ जाइए फिफ्थ जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंस टू द यूएन। इसका क्या मतलब है? द प्रिंसिपल ऑफ असिस्टेंस, सामूहिक कार्यवाही करने हेतु सहायता देने का सिद्धांत। जब यूएन कोई भी, इसमें आर्टिकल 2 पैरा 5 में ये कहता है, चार्टर कहता है, लेज डाउन दैट 2 वेज, 2 तरीके बताता है, बाय विच अ स्टेट में असिस्ट द यूएन। कोई भी मेंबर स्टेट किस तरीके से यूएन को असिस्ट करेगा। असिस्ट का मतलब होता है किस तरीके से यूएन को सहायता करेगा, सहायक होगा किस तरीके से। 2 तरीके से होगा। हर मेंबर स्टेट यूएन को सहायता करेगा किस तरीके से? नंबर 1, फर्स्टली, नो मेंबर शेल असिस्ट एनी स्टेट अगेंस्ट विच द यूएन इज टेकिंग एक्शन। कोई भी मेंबर स्टेट उस स्टेट को सहायता नहीं करेगा जिसके अगेंस्ट में यूएन कार्रवाई कर रहा है। अगर किसी स्टेट के अगेंस्ट में, विरुद्ध, किसी भी स्टेट के विरुद्ध अगर यूएन कोई कार्रवाई कर रहा है तो उस स्टेट की सहायता नहीं करेगा कोई भी मेंबर स्टेट। इस तरीके से असिस्ट करेगा हर मेंबर यूएन को, नंबर 1। नंबर 2, किस तरीके से असिस्ट करेगा? सेकेंडली, ऑल द मेंबर्स शेल सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन एनी एक्शन दैट इट टेक्स इन अकॉर्डेंस विद द चार्टर। अगर कोई भी काम चार्टर के अकॉर्डेंस में, चार्टर के अनुकूल रहकर यूनाइटेड नेशन कर रहा है तो हर स्टेट उसकी सहायता करेगा। तो ये 2 तरीके बताए हैं जिस तरीके से असिस्ट करेगा हर मेंबर स्टेट, सहायता करेगा हर सदस्य राष्ट्र यूएन की। आर्टिकल
आपका 2 पैरा 5 में ये बताया गया। अब आ जाइए आगे, द प्रिंसिपल फॉर नॉन मेंबर स्टेट, जो जैसे पूरे विश्व के सभी देश यूएन के मेंबर नहीं हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो यूएन के मेंबर नहीं हैं, तो उनके लिए भी एक प्रिंसिपल बताया गया है कि वो क्या करेंगे। तो उसको आर्टिकल 2 पैरा 6 में बताया गया है। सुनिए, आर्टिकल 2 पैरा 6 लेज डाउन द ऑब्लिगेशन, एक ऐसी बाध्यता बताता है, विच आर टू बी कैरिड ऑन बाय द नॉन मेंबर्स ऑफ यूएन। यूएन के जो नॉन मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि मेंबर नहीं है यूएन के, उनको भी कैरी करना पड़ता है ऐसा एक ऑब्लिगेशन। कैरी करना मतलब उनको भी निभाना पड़ता है एक ऐसा सिद्धांत जो कि यूएन का आर्टिकल 2 पैरा 6 में बताया गया। ये कहते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर दैट स्टेट्स विच आर नॉट मेंबर ऑफ यूएन एक्ट इन अकॉर्डेंस, वो भी ऐसा एक्ट जो कि मेंबर नहीं है, वो भी एक्ट इन अकॉर्डेंस with their principles so far as may be necessary to maintain international peace and security। इसका मतलब ये है कि वो इस तरीके के कार्य करेंगे कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे, और जो यूएन कर रहा है उसके अकॉर्डेंस में अपना काम करेंगे। ये नॉन मेंबर्स भी ऐसा करेंगे। तो इट मीन्स ये ड्यूटी सिर्फ मेंबर स्टेट्स की नहीं है कि वह विश्व में शांति बनाए रखें, नॉन मेंबर्स को भी ये ड्यूटी है या वो बाउंड है कि वो विश्व में शांति बनाए रखें। इसके बाद आ जाइए, लास्ट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ द स्टेट। ये कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के घरेलू डोमेस्टिक जो घरेलू क्षेत्राधिकार है उस मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। सुनिए, आर्टिकल 2 पैरा 7 lays down that the UN shall not intervene in any matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state। किसी भी स्टेट के, किसी भी सदस्य राष्ट्र के अंदरूनी आंतरिक मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा कहा गया आर्टिकल 2 पैरा 7 में। इस सिद्धांत पर काम करता है कि किसी भी मेंबर स्टेट के अंदरूनी आंतरिक मामलों में वो डोमेस्टिक घरेलू क्षेत्राधिकार में यूएन खुद अपने से जब तक वो कहेगा नहीं स्टेट, तब तक वो इंटरवीन नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स जो आपके हैं, सिद्धांत हैं जो यूएन के। अब एक छोटा सा टॉपिक और रहा है इसमें, मेंबरशिप का। यूएन की मेंबरशिप कैसे है, सदस्यता कैसे होती है। चैप्टर 2 जो चार्टर का अध्याय 2 है वो मेंबरशिप के बारे में बताता है। तो ये 2 तरीके के इसके मेंबर्स होते हैं। जो फर्स्ट है वो ओरिजिनल या मौलिक सदस्य इनको कहा जाता है, और जो सेकंड है वो सब्सीक्वेंट या बाद में आने वाले सदस्य इसके कहे जाएंगे। ओरिजिनल मेंबर्स कौन होंगे, जो मैंने आपको बताया था कि इसके चार्टर पर जिन्होंने 51 देशों ने जो 51 देशों के प्रतिनिधियों ने जो साइन किए थे, तो जो 51 देश थे, 51 जो देश थे, वो इसके मौलिक मेंबर कहे जाते हैं, जो इसके ओरिजिनल मेंबर्स कहे जाते हैं। तो सुनिए, ओरिजिनल मेंबर्स आर्टिकल 3, मौलिक सदस्य वे हैं जिन्होंने चार्टर पर साइन किए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में आर्टिकल उस पर चार्टर पर साइन किए थे, वो इसके मौलिक सदस्य हैं, इसके ओरिजिनल मेंबर्स हैं। और जो सब्सिक्वेंट मेंबर्स हैं आर्टिकल 4 में बताए गए हैं, जो बाद में आने वाले सदस्य हैं। सब्सिक्वेंट मेंबर्स आर दोज स्टेट्स विच are admitted to membership by a decision of General Assembly adopted on the recommendation of Security Council। तो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा ये निर्णय लेती है कि कौन इसका मेंबर बनेगा। तो सब्सिक्वेंट मेंबर, इसके बाद में आने वाले मेंबर ये होते हैं। और अब ये छोटा सा एक टॉपिक और है जिसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 4 पैरा 1 में ये बताया गया कि कौन सी वो शर्तें हैं, कौन सी वो कंडीशन है, आर्टिकल 4 पैरा 1 कि कौन सा स्टेट इसका मेंबर बन सकता है। तो ये बता रहे हैं कि कोई स्टेट यूएन का मेंबर तब बन सकता है जब नंबर 1 वो एक स्टेट हो। एक स्टेट हो का मतलब, एक स्टेट का क्या डेफिनेशन होती है, कौन एक स्टेट है। तो जैसे जिसमें एक टेरिटरी है, जिसके पास एक पॉपुलेशन है, एक गवर्नमेंट होती है, और विलिंग टू क्रिएट रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स, और जिसकी इच्छा है, विलिंग है वो कि वो दूसरे स्टेट्स के साथ अपना रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तो वो स्टेट इसका मेंबर बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये स्टेट पीस लविंग होना चाहिए, वो शांति को
प्यार करने वाला, मतलब शांति चाहने वाला स्टेट होना चाहिए, नंबर 2। और क्या कहते हैं ये कि नंबर 3, स्टेट मस्ट एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशंस कंटेन्ड इन द चार्टर। चार्टर में जो बाध्यताएं बताई गई हैं उसको उसे स्वीकार करना पड़ेगा, अगर वो स्वीकार करेगा तो ही वो इसका मेंबर बन सकेगा, नंबर 3। एंड नंबर 4 लास्टली, स्टेट्स विच आर एबल एंड विलिंग टू कैरी आउट द ऑब्लिगेशन कंटेन्ड इन द चार्टर। सिर्फ वो स्वीकार ही ना करे उन ऑब्लिगेशंस को, उन बाध्यताओं को, वो उन बाध्यताओं को स्वीकार करने में सक्षम भी होना चाहिए और उसे स्वीकार करने की इच्छा भी होनी चाहिए, तब वो स्टेट यूएन का मेंबर बन सकता है, जो कि आर्टिकल 4 पैरा 1 में ये शर्तें या ये कंडीशंस बताई गई हैं। दिस इज ऑल अबाउट यूएनओ। आपका यूएनओ जो बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ऑर्गन्स जो हैं वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।